वेलकम टू सर्वज्ञ वाला क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको क्लास 10th वाले बच्चों को हिंदी में ये बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जाने वाला है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होने वाला है। और हाल ही में सरकार ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है उसमें आज साफ साफ बताया गया है कि 2024 में ये सब प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले खंड अ आपके सामने आएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आएंगे कि आपको पेपर 15 मिनट पढ़ना है, इस तरीके से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं भी आपको पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, शुरुआत में बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पूरे 20 नंबर के होंगे। सिर्फ आपसे एमसीक्यू प्रश्न यानी कि बहुकल्पीय, जिसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक लगाना है, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ लेकिन कौन कौन से होंगे। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय यानी कि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, जिसमें से 5 नंबर के यहाँ से आएंगे और दूसरे हिंदी पद्य के विकास में से आएंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे, ठीक है। ऑप्शन सिर्फ ओनली यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न। रस में से 1 नंबर का आएगा, अलंकार भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा और छंद में से भी 1 नंबर का होगा, ठीक है। और हिंदी व्याकरण की बात करें तो यहाँ से 3 नंबर के पूछे जाएंगे, उपसर्ग समास तद्भव, इनमें फिर 3 नंबर के यहाँ से आने वाले हैं। और यहाँ पे 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में से, यानी कि सर्वनाम, वाक्य का स्वरूप, वाच्य, पद परिचय। टोटल 20 नंबर के आने वाले हैं। तो चलिए आप पेपर को देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो एक अच्छा 10th का पेपर है 2023 का। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ये बात आपको ध्यान देनी है पूरे पेपर को करने में। पूरा पेपर 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ सर, इतना हम जानते हैं। अब आगे आपको जानना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो निर्देश लिखे हुए हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, एक अ और ब। अब इंग्लिश में आपको क्या होता है, सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है। हिंदी में खंड में विभाजित किया गया है। और 3rd नंबर पे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको नीले या काले पेन का यूज़ करना है, आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। और काट पीट नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं। और ये इरेजर, वाइटनर, इनका प्रयोग ना करें, ये सब चीज़ आपको दिखाई मिलती हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ पर बहुकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है खंड ए की बात की जा रही है शुरुआत में। पूरे 20 नंबर के यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रश्न दिखाई देंगे। बाबू गुलाब राय किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के। ऐसे आपको ऑप्शन टिक लगाना है, ठीक है। पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 1 नंबर का। दूसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, ये निबंध है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 1 नंबर इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप बात करें गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद। आपको 1 पर टिक मारना है और आपको 1 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, इस तरीके से। शुक्ल युग की समयावधि कितनी? 1919 से 1938 तक। इस प्रकार से आपको टिक लगाने हैं। पूरे मैंने अभी बताया था आपको कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, पूरे 20 नंबर के टिक होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे खंड ब की। देखिए यहाँ पर जो काव्य सौंदर्य के तत्व है, रोला, ये सब प्रत्यय वगैरह भी आते हैं, पीताम्बर, फंदी वगैरह भी इनमें से पूछ लेता है, ठीक है। हाँ सर, इतना हम समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे हैं तो बताइए कमेंट करके, हम आपके लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन निकाल देंगे अब तुरंत के तुरंत, ठीक है। अब आपको समझाते हैं आगे। अब बात करते हैं खंड वी की कि खंड वी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो खंड वी की बात करते हैं, यहाँ से दी खंड व, ये पूरे 50 नंबर का होने वाला है। कितने पर? 50 नंबर का। अब कैसे? यहाँ पर गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये पूरे 6 नंबर का होगा। यानी कि पूरे आपको जो गद्यांश है, शुरुआत के चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 7-8 तक, वहाँ के उसमें से एक आपको पैराग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराग्राफ। और उस पैराग्राफ में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मतलब संदर्भ कीजिए, कवि का नाम और पाठ का नाम लिखना है उसमें से, जो पैराग्राफ जो जिस पाठ का दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको पेपर में दिखाऊंगा अभी। और साथ में उसमें से 2 प्रश्न छाटने पड़ते हैं और रेखांकित अंशों की व्याख्या, ठीक है। इतना क्लियर? हाँ सर। उसी प्रकार से पद्य में से भी आपसे 2 पैराग्राफ मिलते हैं, दोनों में से आपको अथवा में एक कर लेना है। आपकी इच्छा है, जो अभी दिखाता हूँ, ठीक है, कौन सा वाला है। चलिए आपको दिखाती पेपर में किस तरह से आता है, ठीक है। आगे पेपर में देखते हैं। तो ये आपका पेपर है। अब इस पेपर में ध्यान से देखिए, ये पूर्णांक 50 है। वर्णनात्मक प्रश्न इसमें आएंगे। खंड ब यानी कि सेक्शन बी आपका। इसमें आपको मैंने कहा था जो गद्य है आपके किसी शुरुआत के चैप्टर में से, आप में से एक पैराग्राफ दिया गया है, ये वाला पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में आपको ध्यान से देखना है, यह कोई बात नहीं है कि फिर लिया गया है, मित्रता लिखा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। आपको मालूम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर होगा। यहाँ पर ये पैराग्राफ मिलता है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको ऊपर दिखाई दे रहा है पूरे 6 नंबर का होगा, है कि नहीं? हाँ सर। संदर्भ लिख देना है, कवि का नाम और पाठ का नाम, ठीक है। जो रेखांकित अंडरलाइन की है उसकी व्याख्या करनी है आपको। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर
इसमें से आपको एक प्रश्न करना है। अगर आप पर ये वाला नहीं आ रहा है ऊपर वाला, तो आपको 2 डेफिनेशन मिलती हैं, दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हो। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अथवा में भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, ऊपर वाली नहीं आ रही है तो इसको कर सकती हो, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने कहा ये भी 6 नंबर की, ऊपर दोनों 6 नंबर की। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, सेकंड प्रश्न में क्या करता है, सेकंड प्रश्न में आपको एक पैराग्राफ मिलता है जो कि पद्य में से होता है, पद्यांश, ठीक है। अगर आप पर ये वही 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 6 नंबर के, ठीक है। हाँ सर, अब यहाँ से ये छोड़ के बात करते हैं, यहाँ पर अथवा में भी आपको ऑप्शन मिलता है, दोनों में से आप एक को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले कि और कहाँ से आते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, पूरे 5 नंबर का ये। और अगला वाला एक पद्यांश का भी आएगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, 10 नंबर संस्कृत में से यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इतना क्लियर। अब आपको पेपर में लाइव दिखाते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। पेपर में चलते हैं अब। तो पेपर में लाइव आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 3 की बात करती हैं, संस्कृत में गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पर भी हिंदी अनुवाद करना है, पूरे 5 नंबर का है। इस आपको ये पैराग्राफ मिलेगा संस्कृत में से, इसका संदर्भ कर देना है आपको, पाठ का नाम, कवि का नाम, और साथ में इसका हिंदी अनुवाद कर देना है, पूरे 5 नंबर यहाँ से। अगर ऊपर वाला आप पर नहीं आ रहा है ये वाला, तो इसको कर सकते हो। अथवा में आपको ऑप्शन मिलता है 2 में से आप एक किसी को कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से पद्यांश जो संस्कृत है वहाँ से भी एक आपको पैराग्राफ मिलता है, इसमें से आप कुछ कर सकते हो, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद, पूरे 5 नंबर ये भी है। अब अगर आप पर ये नहीं आता है तो आप इसको भी कर सकते हो। यहाँ से आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इतना क्लियर आप समझ चुके होंगे। हाँ सर, अब आगे पेपर में समझते हैं। तो आगे देखिए, अब आगे समझते हैं कि पेपर में और क्या चीज़ आती है। तो आपको ध्यान देना है 5 वाला ऑप्शन, निर्धारित खंड काव्य से कथानक चलचित्र एवं आधारित प्रश्न, ये पूरे 3 नंबर का मिलता है, ठीक है। ये पहले 10 नंबर का आता था, लेकिन अब 3 नंबर का। क्वेश्चन 6 नंबर की बात करते हैं, निर्धारित खंड काव्य के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। ये तो आपको मालूम है कि जीवन परिचय आते हैं 3, पूरे 5 नंबर का, ठीक है। 2-3 जीवन परिचय पूछता है, उनमें से आपको एक करना पड़ता है, पूरे 5 नंबर यहाँ से क्लियर होते हैं, ये तो मालूम होगा। उसी प्रकार से पद्यांश में फिर भी जीवन परिचय 3 दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक करना पड़ता है, 5 नंबर यहाँ से, जो सूरदास, तुलसीदास और महादेव वर्मा ये चैप्टर्स होते हैं, उनमें से आपको एक कर देना है, ठीक है। हाँ सर, इतना क्लियर। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, संस्कृत खंड काव्य के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक लिखना है। आपको एक अपनी कविताओं से एक श्लोक लिख देना है आप, ठीक है। वो 4 नंबर आपके यहाँ इस श्लोक, 2 नंबर इस श्लोक से मिलने वाले आपको, ठीक है। हाँ, 9 की बात करें तो संस्कृत खंड काव्य के पाठ्यक्रम आधार पर किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपसे 4 प्रश्न संस्कृत में पूछता है, उसमें से आपको 2 करने पड़ते हैं। अभी आपको मैं पेपर में दिखाने वाला हूँ, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको किस नंबर 10 भी पढ़ाता हूँ। निम्न जो निबंध रचना है आपको वो करनी है, विज्ञान, समाज, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित किसी भी विषय पर आपसे निबंध पूछ सकता है, जो कि पूरे 7 नंबर का है। ये पहले 12 नंबर का आता था, लेकिन 7 नंबर अभी कम कर दिया है, ठीक है। इतना क्लियर। अब आपको पेपर में सब चीज़ समझाता हूँ, तो चलिए पेपर में चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके खंड काव्य की बात कर रहे थे, जो 3 नंबर का प्रश्न था, ये 3 नंबर का, इसकी बात कर रहे थे। खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। ये सब ऑप्शन अथवा में है, मुक्तिदूत, ज्योति, मेवाड़, अग्रपूजा और जितने भी हैं, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्मवीर, तुमुल, खंड काव्य जितना भी है, ये सब इनमें से आपको एक करना है आपके ज़िले के अनुसार। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपका इनमें से कौन सा है, तो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी चिंता मत कीजिए, आपको सभी को बताने वाला हूँ। जितने भी ज़िले वाले लोग हैं उन सभी को बताऊँगा, सब बच्चों को, सबका भी मालूम पड़ेगा, अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 6 नंबर पर आता है पेपर में जीवन परिचय, जो कि रचना का उल्लेख करना पड़ता है, एक का करना पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से पद्यांश में से आता है, इनमें से भी एक का करना पड़ता है। आपको एक का जीवन परिचय लिखना है, पूरे 5 नंबर आपको मिलते हैं। और साथ में आपको देखिए ये लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ श्लोक लिखना है, जो कि बेहतर हो, बहुत ही कठिन श्लोक, ठीक है। वो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और साथ में 8 की बात करें तो निम्नलिखित में से आपको यहाँ 2 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपके 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और 9 नंबर की लास्ट की बात करते हैं, तो किसी विषय पर आपको एक निबंध लिखना है, पर्यावरण, आतंकवाद, जनसंख्या, नारी शक्तिकरण, ठीक है। 9 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इतना समझ चुके होंगे। अब हम आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं कि आपका जो मुक्तिदूत खंड काव्य है, जो आपकी कौन सा वाला है, कौन से ज़िले में आप रहते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ से आगे।
तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो मुक्ति दूत है आगरा ज़िले, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, इन जिलों के लिए मुक्ति दूत खंड काव्य आपको पढ़ना है। ज्योति जवाहर की बात करें तो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा को आपको पढ़ना है। ठीक है। अगर पूजा की बात करें तो प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, इन तीनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मेवाड़, मुकुट, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, फीतापुर, बहराइच के लिए पढ़ना पड़ेगा। जय सुभाष की बात करूँ तो लखनऊ, सहारनपुर, फैज़ाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, इनके लिए पढ़ना पड़ेगा। मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, ये इनका पढ़ना पड़ेगा। कर्ण की बात करते हैं तो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा। करमवीर भारत की बात करें तो मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली में आपको पढ़ना पड़ेगा ये वाला। तुमुल की बात करें, तुमुल हमारा वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सभी जिलों के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो कमेंट में लिखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर से कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।